जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 29, चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 4 और उसका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ ऑफिशियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर के एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में दो चैप्टर्स हैं जो कि मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ये कंपनी की ओवरऑल जो मैनेजमेंट होती है उससे रिलेट कर रहे हैं। इन दो चैप्टर्स में जो 80% के करीब कलेक्टिवली अगर आप इनका एनालिसिस करें 80% के करीब डिस्कशन की गई है डायरेक्टर्स के ऊपर, 15% के करीब डिस्कशन है चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर और तकरीबन 5% के लगभग डिस्कशन है अदर ऑफिशियल्स के ऊपर। आपको पता है कंपनी के अंदर जो सबसे अहम मैनेजरियल पावर जिन लोगों के पास होती है वो डायरेक्टर्स है और फिर उसके बाद डायरेक्टर्स अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है और उनको रिपोर्टेबल या अकाउंटेबल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और हमने ये भी स्टडी किया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव भी कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी वैसे अगर चाहें तो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकते हैं। डायरेक्टर्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी कर लिया। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इन दो लोगों के अलावा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा, इस कैटेगरी के अलावा और चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा और कौन से लोग हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं और जिनके बारे में लॉ हमें कोई गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो याद रखिए चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स के अलावा जो लोग कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा हैं जिनके बारे में कंपनी लॉ डिस्कस करता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स इंपोज करता है, वो है चेयरमैन ऑफ बोर्ड। चेयरमैन ऑफ बोर्ड से मुराद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन। जैसे सेनेट का चेयरमैन वो सेनेटर्स में से ही अपॉइंट किया जाता है कोई सेनेट का चेयरमैन, और वो जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं सेनेट की उनको चेयर करता है, ठीक है। तो इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का भी कोई चेयरमैन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होता है। कौन अपॉइंट करता है उसको? भला डायरेक्टर्स करेंगे और कौन करेगा, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड के बारे में डिस्कशन है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी के बारे में डिस्कशन है। कंपनी सेक्रेटरी भी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। इसके जिम्मे क्या, इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? इसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि जितने भी लॉज कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि उनकी कंप्लायंस इंश्योर करे, यानी इंश्योर करे कि जिस कंपनी का वो सेक्रेटरी है वो कंपनी लीगल रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर रही है। फिर सोल परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, ये सोल परचेज या सोल सेल या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट क्या, इसमें जो अहम बात है वो सोल है। सोल का मतलब एक ही, ठीक है। हमारे मुल्क में एक एक्ट है जिसे कहते हैं कंपटीशन एक्ट। वो ये कहता है कि कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन को, और मोनोपोली को डिस्करेज करना चाहिए। मोनोपोली को एक नॉर्मली गवर्नमेंट एक नेगेटिव चीज के तौर पे लेती है कि प्राइवेट कंपनी में से अगर किसी की मोनोपोली क्रिएट होगी तो वो कस्टमर्स का गलत फायदा उठा सकते हैं, इन द सेंस के हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट कंपटीशन को प्रमोट करती है और एज ए जनरल रूल किसी भी कंपनी के लिए ये उसकी इजाजत नहीं दी गई कि वो कंपनी अपना सोल परचेज अकेला परचेज या सेल एजेंट अपॉइंट करे। कंपटीशन को प्रमोट के लिए, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए लॉ ये कहता है कि कंपनी को चाहिए अगर उन्होंने अपना सामान बेचना है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई कंपनी है उसे पूरे पाकिस्तान में अपना सामान बेचना है तो वो सिर्फ किसी एक बंदे को एजेंट अपॉइंट ना करे बल्कि बहुत से लोगों को एजेंट अपॉइंट करे। सोल एजेंट की अपॉइंटमेंट मना की गई है। इसी तरह अगर किसी पार्टी ने कोई सामान खरीदना है, वैसे तो ये ज्यादातर सेल से रिलेटेड कंसेप्ट है लेकिन ये परचेज एजेंट पे भी अप्लाई होता है कि सामान खरीदना है तो उसके लिए भी सिर्फ एक परचेज एजेंट अपॉइंट ना किया जाए बल्कि मल्टीपल परचेज एजेंट्स को अपॉइंट किया जाए। ये रिक्वायरमेंट क्यों है? सोल परचेज या सोल सेल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट को डिस्करेज क्यों किया गया? भला कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज के लिए जरूरी हो जाता है कि वो सिर्फ एक ही एजेंट को अपॉइंट करे। हो सकता है उन्होंने कंटिन्यूस बेसिस पे इतना सामान ना खरीदना हो, सिर्फ एक ही दफा बड़ा सामान खरीदने की जरूरत हो, तो मैं भी कुछ जरूरत के वक्त कुछ सर्कमस्टेंसेस में जरूरत पड़ सकती है कि सिर्फ एक ही सोल परचेज या सेल एजेंट को अपॉइंट। इसीलिए लॉ ने कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आप कमीशन के पास जाए, कमीशन आपके हालात का जायजा लेके हो सकता है आपको इजाजत दे दे, वरना नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सोल परचेज या सोल सेल एजेंट की अपॉइंटमेंट की इजाजत नहीं है। ये हमारा एक अगला ऑफिशियल है या मैनेजमेंट का हिस्सा है। और लास्ट है शेयर रजिस्ट्रार। जैसा कि नाम से जाहिर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कंपनी जो शेयर्स वगैरह इशू करती है उसको रजिस्टर करवाना और जो शेयर बाद में ट्रांसफर होते हैं इशुएंस के बाद भी सब्सिक्वेंटली उनको भी हैंडल करना। यानी शेयर के ट्रांसफर से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्री वर्क होगा, जो भी और दूसरा डॉक्यूमेंट्री अदर वर्क होगा वो सारे का सारा
शेयर रजिस्ट्रार डील कर रहा था। तो ये 4 तरह के ऑफिशियल्स हैं अदर देन डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन से 4 तरह के ऑफिशियल्स? पहला चेयरमैन ऑफ बोर्ड, दूसरा कंपनी सेक्रेटरी, फिर सोल परचेज, सोल सेल या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, और शेयर रजिस्ट्रार। चलिए सबसे पहले स्टडी करते हैं चेयरमैन ऑफ बोर्ड। पहली चीज तो ये ध्यान में रखें कि लिस्टेड कंपनीज के लिए सिर्फ लाजमी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन अपॉइंट करें। इसका मतलब है अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी के लिए लाजमी नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन अपॉइंट करें। करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लाजमी नहीं है। दूसरा कंसेप्ट क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया ये है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव की बजाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लिख दूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही में से ही अपॉइंट होता है ना भाई। क्या मतलब? ऐसे ना करें। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हाँ देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, एग्रीड। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में वो डायरेक्टर जो क्राइटेरिया मीट करते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ऐसे कर, बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव तो होंगे लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देखिए ये है, फर्ज कीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनमें से कुछ क्राइटेरिया को मीट करते हैं, कुछ को नहीं करते। ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये वाले। अब मुझे बताइए, ये है ए, ये बी, ये सी। चेयरमैन ऑफ बोर्ड किन लोगों में से उठाया जाएगा? ए में से, बी या सी? ए में से। यानी ए से मुराद यह है कि बी में से भी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से अगर मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बजाय ये कह दूं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से उठाया जाए, तो कुछ स्टूडेंट आर्गुमेंट करते हैं, कहते हैं सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो नॉन एग्जीक्यूटिव ही हैं। तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसलिए कि लॉ कहता है आप इस कैटेगरी में से भी चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। हालांकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन गलत क्यों गलत हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में सारे नॉन एग्जीक्यूटिव कवर नहीं होते। ये बात समझ आए? ये ज़हन में रखिएगा। फिर इसके बाद टाइम फ्रेम, अपॉइंटमेंट कब होगी? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। विद इन 14 डेज ऑफ, विद इन 14 डेज कोई और काम भी तो होता है। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स फिल करते हैं, और भी तो चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट भी विद इन 14 डेज होती है। विद इन 14 डेज ऑफ व्हाट? विद इन 14 डेज ऑफ एजीएम या विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं ये कह सकता हूं याद रखने के लिए, आसानी के लिए, कि चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट का पीरियड और चेयरमैन ऑफ बोर्ड की अपॉइंटमेंट का पीरियड सेम है? क्या सेम है पीरियड? सोच के बताइए, क्या सेम? सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कह लें। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव जितने अरसे में अपॉइंट होना चाहिए वो पीरियड, और चेयरमैन ऑफ बोर्ड जितने अरसे में अपॉइंट होना चाहिए वो पीरियड सेम है। मेरा ये कहना है, क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है। शॉर्टर पीरियड लगाओ इसको, वो उसका टेन्योर है। मैं टेन्योर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं अपॉइंटमेंट कितने अरसे में होगी, कितने अरसे तक के लिए होगी, ये नहीं पूछ रहा। मैं क्या पूछ रहा हूं? अपॉइंटमेंट कितने अरसे में होगी। तो वो विद इन 14 डेज फ्रॉम इलेक्शन ऑफ, वो सेम है, सेम है। अच्छा गैस कीजिए, चेयरमैन का टेन्योर क्या होगा? वही टेन्योर जो चीफ एग्जीक्यूटिव का है या जो डायरेक्टर्स का है? जो डायरेक्टर्स का है, क्योंकि असल में ये डायरेक्टर्स का चेयरमैन है ना। चेयरमैन ऑफ बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स का टेन्योर क्या था? इसका भी टेन्योर क्या होगा? 3 साल। ठीक है, क्लियर हुई है बात? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी चेयरमैन की? लीडर ऑफ द बोर्ड, जैसे क्या कहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं उसको। जो चेयरमैन सेनेट होता है उसे क्या कहते हैं? लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं। लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। तो चेयरमैन सेनेट को क्या कहते हैं? कस्टोडियन ऑफ द हाउस। चले जो भी कहते हैं, ये बहरहाल जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड है ये लीडर ऑफ द बोर्ड है, यानी सारे डायरेक्टर्स का लीडर। ठीक है।
इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म्स एंड कंडीशन किसने डिसाइड? डायरेक्टर आर मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी साल के बाद जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, उनमें एक रिव्यू रिपोर्ट इंक्लूड करता है, जो कि चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, जो कि एक परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड पे मुश्तमिल है। यानी चेयरमैन हर साल एक रिव्यू रिपोर्ट देता है जिसमें कहता है मैं पूरे साल डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करता रहा हूं और अब मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि डायरेक्टर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जरा गैस कीजिए, ये किसको दे रहा है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहाँ किस में यूज हो रही है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड हो रही है ना। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको जा रही है? शेयर होल्डर्स को। तो ये रिव्यू रिपोर्ट भी किसको दे रहा है? लेकिन गैस कीजिए कि ये जो नॉर्मली रिव्यू रिपोर्ट देता है परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड में, उसमें क्या लिखता है? बोर्ड की तारीफें लिखता है कि शिकायतें? तारीफ कर रहा है, ज्यादातर तारीफ करता है। लेकिन असल में इसको चाहिए कि फेयर हो के जो भी परफॉर्मेंस है बोर्ड की वो मेंशन करे रिव्यू रिपोर्ट में। फिर कह रहा है आखिरी बात चेयरमैन के हवाले से, आखिरी बात कह रहा है फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज सीईओ एंड चेयरमैन शैल नॉट बी द सेम पर्सन। सीईओ एंड, इसकी कोई जस्टिफिकेशन बता सकता है कोई बच्चा? काम करने वाला और निगरानी करने वाला एक ही बंदा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। एक टीचर है, एक प्रिंसिपल है, दोनों अलग अलग होने चाहिए ताकि अगर टीचर सही काम ना करे तो प्रिंसिपल उनको खींच सके। लेकिन अगर फर्ज कीजिए मैं टीचर और मैं ही प्रिंसिपल भी हूं, मुझे कोई खींच सकेगा? नहीं खींच सकेगा। लेकिन ये इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए लॉ ने कहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव वो होता है जिसने कंपनी को चलाना है और डायरेक्टर्स वो हैं जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी है। अब अगर चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही बंदा है और चेयरमैन ऑफ बोर्ड भी वही बंदा है, तो जिसने निगरानी करनी है वो भी वही, जिसने काम करना है वो भी वही, तो क्या अच्छे तरीके से सुपरविजन हो सकेगी या काम किया नहीं किया जा सकेगा? इसीलिए लॉ ने कहा कि अगर कमीशन चाहे तो कुछ केसेस में कमीशन कह सकता है क्या कि इसमें चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम पर्सन नहीं। अच्छा, इससे एक हिडन मैसेज भी मिल रहा है हमें। क्या हिडन मैसेज मिल रहा है भला? कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें हो सकता है सेम हो दोनों, जिनमें दोनों कौन दोनों सेम हो? तो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सीईओ और चेयरमैन ऑफ बोर्ड, ये दोनों का सेम होना, एक मिनट, दोनों का सेम होना जरूरी है, जरूरी है। पकड़ा गया, ठीक है। वो नहीं भाई, वो कह रहा है कि कमीशन स्पेसिफाई कर सकता है कि कुछ कंपनी, जैसे हो सकता है हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हो सकता है कमीशन ने कहा भाई लिस्टेड कंपनीज में चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन सेम पर्सन नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस सूरत में क्या होगा? दोनों पर्सन अलग। रीजन बता दिया आपको क्यों अलग अलग होंगे, क्लियर हो गया? ताकि काम करने वाला और उसकी चेकिंग करने वाला दोनों एक ही पार्टी ना हो। चेयरमैन ऑफ बोर्ड के बारे में समझ आ गया जी मेरे भाई? अब मुझे बताइए चेयरमैन ऑफ बोर्ड के बारे में जो कुछ जानते हैं बता दें। 3 साल का टेन्योर होगा, 5 बातें बतानी है आपने इसके बारे में, ठीक है? 5 बातें बता दी, इंशाल्लाह पास इस दफा। 3 साल टेन्योर होगा, विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट होगी। 2 पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी में एनुअल रिपोर्ट नहीं होगी, रिव्यू रिपोर्ट होगी। किस चीज? एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, एक मैं बताता हूं। रिव्यू रिपोर्ट किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या किसी और चीज पे? हाँ, बोर्ड की परफॉर्मेंस पे। शाबाश, 3 पॉइंट हो गए। और स्पेसिफिक कंपनीज के केस में, स्पेसिफाइड कंपनीज के केस में दोनों सेम नहीं होंगे। और ये लीडर ऑफ द बोर्ड है। सबसे पहली बात नहीं बताई भाई ने, नॉन एग्जीक्यूटिव में से उठाएगा। और भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। और मजे की बात, यही 2 बातें, एक उसने एमसीक्यू में पूछ ली और एक उसने क्वेश्चन में पूछ ली। कौन से? नहीं, पास इंशाल्लाह, पास इंशाल्लाह पास। लिस्टेड कंपनी वाली और नॉन एग्जीक्यूटिव। भाई ये बात क्लियर हुई आपको? लिस्टेड कंपनी वाली बात क्लियर है और नॉन एग्जीक्यूटिव वाली बात क्लियर है? नॉन एग्जीक्यूटिव की जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिख दूं? नहीं लिखना। चलिए इसको ओके कर रहा हूं। मर्जी मेरी का है कि ये कौन है मर्जी वाला? क्यों मर्जी? मेरी मर्जी किस बात है?
कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? जो लीगल मैटर्स पे एडवाइस देता है। लीगल, जैसे एक सीएफओ होता है ना, सीएफओ वो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होता है और फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है। उसी तरह लिस्टेड कंपनी के केस में आपको पता है सीएफओ की अपॉइंटमेंट जरूरी है कि नहीं? लिस्टेड कंपनी का सीएफओ लाजमी होता है। आगे चल के कुछ रिक्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसका सीएफओ भी डालो, लिस्टेड कंपनी नहीं है तो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव को ले आओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ले आओ, काम चल जाएगा। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ ना लाजमी है। सीएफओ कौन है? जो अकाउंटिंग इंसान है। अच्छा, मैं समझा खलाई मखलूक है, मैं समझा 12 सिंह है, इंसान ही है। सीएफओ जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक्सपर्ट है। अच्छा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कहते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। लिस्टेड कंपनी में जरूरी है। कंपनी सेक्रेटरी किस चीज का एक्सपर्ट होता है? लीगल मैटर्स का। आपने शायद अक्सर केस स्टडीज में ये पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे कि ये मसला आ गया, कंपनी सेक्रेटरी को अप्रोच किया गया। अब बताइए, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप क्या एडवाइस देंगे? कंपनी सेक्रेटरी हैं, क्या एडवाइस देंगे? कभी किसी क्वेश्चन में पढ़ा कंपनी सेक्रेटरी का लफ्ज? आपने कभी कोई क्वेश्चन पढ़ा भी है? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन में कंपनी सेक्रेटरी का वर्ड यूज हुआ है। तो ये लॉ की कंप्लायंस इंश्योर कर। अच्छा, इसका लॉयर होना लाजमी नहीं है, ठीक है? जिस तरह सीएफओ नॉर्मली कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, तो जो ये कंपनी सेक्रेटरी है इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है शायद चार्टर्ड सेक्रेटरी की होती है क्वालिफिकेशन। तो ये लीगल मैटर्स का एक्सपर्ट होता है, उनकी कंप्लायंस इंश्योर करता है। अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी की तो बताइए किसने अपना काम सही नहीं किया? कंपनी सेक्रेटरी ने। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनी, सीएफओ ने काम सही नहीं किया, ठीक है? कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंपनी सेक्रेटरी की? एडवाइस करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किन मैटर्स पे? कंप्लायंस में लीगल रिक्वायरमेंट्स, और साथ ही साथ रिकॉर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है। जैसे फर्ज कीजिए, अगर हम डायरेक्टर्स हैं सारे कंपनी के, हमें नहीं पता चल रहा एजीएम कब कंडक्ट करवानी चाहिए, लॉ क्या कहता है? अच्छा, फाइनेंशियल ईयर के 120 दिन के बाद। शाबाश, 0 नंबर, विद इन 120 डेज है, विद इन 120। देखा, इसीलिए तो कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ी है कि हम अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, लीगल मैटर्स हमारे थोड़े वीक। कंपनी सेक्रेटरी आगे बताए। फिर हम इसको अगला सवाल पूछेंगे, अच्छा इस मीटिंग का नोटिस कब भेजना है? ये भी वो बताएगा प्रैक्टिकली। वैसे तो आपको पता होगा, प्रैक्टिकली वही बताएगा। कब? मीटिंग से कम 21 दिन पहले। फिर हम उससे अगला सवाल पूछेंगे, क्या नोटिस में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है? नेम्स ऑफ द डायरेक्टर जो रिटायर हो रहे हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर जिनको अपॉइंट करना है, और बस खत्म। इसमें 15 तरह की और चीजें होती हैं। एजेंडा भी आता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के स्पेशल वो भी आती है। अच्छा, नोटिस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है ये कौन बताएगा? कब? नोटिस के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है ये कौन बताएगा? दोनों में फर्क पता है आपको? नोटिस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये अलग कंसेप्ट है, नोटिस के साथ क्या डॉक्यूमेंट अटैच होनी चाहिए ये अलग कंसेप्ट है। ये कौन बताएगा? कंपनी सेक्रेटरी। मीटिंग हुई, इसके मिनट्स किस किस को भेजने हैं, कब भेजने हैं, कब तक संभाल के रखने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, इनकी रिटेंशन के बारे में कौन बताएगा कंपनी के अंदर? यही तो उसका काम है, ठीक? ये काम का बंदा है, बहुत काम का बंदा है। ये किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है? पब्लिक कंपनीज के लिए। क्या यहां पे मैं लिस्टेड कंपनी लिख दूं? लाने पता, जहां पे पब्लिक लिखा पब्लिक, वहां जहां पे लिस्टेड लिखा वहां पे लिस्टेड करें। टू मेंटेन द रेलिवेंट रिकॉर्ड, ये समझ आ गया? अगर आपको किसी कंपनी की मीटिंग के मिनट्स चाहिए, किसके पास जाएंगे मिनट्स लेने के लिए? के पास। अगर आप चाहते हैं, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, करना चाहते हैं, उसके शेयर खरीदना चाहते हैं, खरीदे नहीं है, लेकिन आप उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को हासिल करना चाहते हैं, उसकी कॉपी, तो किसके पास जाना पड़ेगा? कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी एक लगाएगा, आपको एक लगाएगा। मेंबर के पास जाना पड़ेगा, मेंबर्स भी एक लगाएंगे।
किसके पास जाना पड़ेगा? किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी हासिल करना चाहते हैं तो मेंबर होना जरूरी है। अगर आप मेंबर नहीं है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी हासिल नहीं कर सकते। याद है चैप्टर किस में पढ़ा था, 1 में या 2 में? 2 में। क्राइटेरिया क्या है कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए? अच्छा, यहां पे भी लिखा हुआ है स्पेसिफाइड, यहां पे भी लिखा हुआ स्पेसिफाइड कि यानी जो कहीं गई हो कंपनीज, या जो क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो स्पेसिफाई, जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस स्पेसिफाई कर दिया गया है, कंपनी सेक्रेटरी का उतनी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, इधर भी लिखा है स्पेसिफाइड, उधर भी लिखा है स्पेसिफाइड, आगे भी शायद कहीं पे हो, ये स्पेसिफाई करता कौन है? कमीशन। क्लियर? कंपनी सेक्रेटरी एक एम्प्लॉई होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 वे है कि किसी एम्प्लॉई को भी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं, और इसका यह भी मतलब है जिसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे वो कंपनी का एम्प्लॉय भी होगा, वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो जाएगा, यानी इसे एम्प्लॉय समझा जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, कंपनी सेक्रेटरी क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है, इस बारे में लाने कोई पाबंदी नहीं लगाई। लाने पाबंदी लगाई है तो चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन ऑफ बोर्ड के ऊपर। कंपनी सेक्रेटरी क्लियर हुआ? 3 बातें बता दीजिए मेरे भाई जो इस दीवार पे आपको लिखी नजर आ रही हैं। 3 बातें बता दे, किसके बारे में? इधर मेरी तरफ देख के 3 बातें किसके बारे में? किसके बारे में? मेरी तरफ, उधर नहीं, मेरी तरफ। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में 3 बातें बता दे। ये एडवाइस देता है लीगल मैटर्स पे, किसको? कंपनी को, डायरेक्टर्स को। अच्छा चलें, और ये ठीक मान लेते हैं, और ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, शाबाश। और तीसरा पॉइंट बता दे कोई, एक किस तरह की कंपनी, क्वालिफिकेशन के बारे में बता दें, किस तरह की कंपनी है? पब्लिक कंपनी। क्या पब्लिक कंपनीज के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना लाजमी है। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? बीए क्या में? एज स्पेसिफाइड बाय कमीशन। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होगा? एज स्पेसिफाइड बाय कमीशन, एज स्पेसिफाइड बाय कमीशन। नेक्स्ट, सोल परचेज या सोल सेल या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। अच्छा, सोल का मतलब समझ आ गया ना आपको? अकेला। आप बताइए क्या सोल परचेज या सोल एजेंट किसी कंपनी का होना चाहिए? एक एजेंट, कंपटीशन होना चाहिए ना। बिल्कुल। कहता है अगर कोई कंपनी सोल परचेज और सोल सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट करना चाहती है, उसे कमीशन की अप्रूवल लेनी होगी। क्या करना होगा? ताकि कमीशन देखेगा, जस्टिफाइड रीजन है तो इजाजत देगा, वरना इजाजत नहीं देगा। हाँ, एक केस में कमीशन की अप्रूवल की इजाजत नहीं है। वो केस क्या है? जब कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हो और वो अपना मेजर बिजनेस पाकिस्तान से बाहर कर रही हो। जब कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हो, अपना मेजर बिजनेस पाकिस्तान से बाहर कर रही हो, वो पाकिस्तान में सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है। जब कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर, देखिए कंपनी भी बाहर की है, ज्यादातर बिजनेस भी बाहर है। पाकिस्तान में छोटा मोटा बिजनेस है, ज्यादातर बिजनेस बाहर है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में छोटा मोटा बिजनेस है, तो क्या पाकिस्तान में वो 10 सेल एजेंट अपॉइंट करे? बिजनेस ही छोटा सा है, तो जितना छोटा सा बिजनेस है उस लिहाज से एक आधे सेल एजेंट से भी काम चल सकता है। तो इसीलिए इस केस में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। किस केस में जरूरत नहीं है? कंपनी इनकॉर्पोरेट भी पाकिस्तान से बाहर है, मेजर पोर्शन बिजनेस भी पाकिस्तान से, ये ज़हन में रखिएगा, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मेजर बिजनेस आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। तो फिर कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं, यानी उसकी इजाजत के बगैर भी आप सोल परचेज या शेयर एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है तो सोल परचेज या सेल एजेंट अपॉइंट करने के लिए कमीशन की इजाजत की जरूरत है। अगर पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटेड, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान से बाहर है, मेजर बिजनेस पाकिस्तान में, फिर कमीशन की अप्रूवल की इजाजत है, जरूरत है? यस, जरूरत है। क्यों मना कहता है लॉ सोल एजेंट को अपॉइंट करने से? ताकि कंपटीशन को इनकरेज किया जाए, कंपटीशन को इनकरेज किया जाए, ठीक है, प्रमोट किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक सिचुएशन आपको बताता हूं, आप बताइए कि लॉ इसको पसंद करता, लाइक करता होगा कि डिसलाइक इस सिचुएशन को? पाकिस्तान में जो सीए फर्म्स हैं,
इनमें सिर्फ आई कैप के स्टूडेंट्स ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, ACCA के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग नहीं कर सकते। बताइए लॉ इसको आपके ख्याल में लाइक करेगा कि डिसलाइक करेगा? डिसलाइक क्यों करेगा? कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। शेयर रजिस्ट्रार, शेयर रजिस्ट्रार कौन होते हैं? जो लिस्टेड कंपनी है ना, मैंने शायद आपको बताया था कि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज में सैकड़ों ट्रांजैक्शन भी होती हैं। तो अगर ये सारे के सारे लोग वैसे आके अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते भला? क्यों नहीं करवाते? वो कहता है भाई हमने शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स खरीदे हैं, आज खरीदे हैं, कल प्राइस बढ़ेगी कल बेच देंगे, तो हमें अपने नाम पे ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है? वो ब्रोकर के नाम पे शेयर रहने देते हैं, ब्रोकर एतमाद का बंदा होता है, ठीक है, अपने नाम पे। लेकिन अगर आप अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाहे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीदते हैं, वो फिर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो डेली कंपनी के पास बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं शेयर को ट्रांसफर करने के लिए। अब कंपनी अगर शेयर ट्रांसफर करने पे लग जाए तो उसका आधा वक्त इसी एक्टिविटी में गुजर जाए, तो कंपनी ने क्या किया होता है? एक स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया होता है जिसकी जिम्मेदारी ही यही होती है कि उसने ट्रांसफर ऑफ शेयर को रजिस्टर करना है, हैंडल करना है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को हैंडल करना, ठीक है। इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार, इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार या शेयर रजिस्ट्रार एक ही चीज है। इसका जिम्मेदारी क्या है? क्या चीज रजिस्टर करनी है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर अगर सेल किए गए हैं तो ये ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? शेयर। ये लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी होता है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में ज्यादातर ट्रांजैक्शन होती हैं, अनलिस्टेड में रिक्वायर्ड नहीं है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना लाजमी है। क्लियर हुआ? इसके क्राइटेरिया क्या है कि जो भी शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट होंगी वो किसको भेजी जाएंगी? इसीलिए कंपनी जो जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करती है ना, उसमें शेयर रजिस्ट्रार का नाम मेंशन करती है ताकि ये सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस जा रहा है तो वो इसके साथ साथ उन्हें यह भी पता चल जाए हमारा शेयर रजिस्ट्रार कौन है। अगर शेयर कभी ट्रांसफर करने हैं, सेल करने हैं, तो इसको कॉन्टेक्ट करना है उन्होंने। कुछ समझ आई शेयर रजिस्ट्रार की? शेयर रजिस्ट्रार नहीं समझ आई? क्या काम होता है शेयर रजिस्ट्रार का? शेयर को ट्रांसफर करना, हैंडलिंग ऑफ शेयर्स। किस तरह की कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? लिस्टेड कंपनी के लिए। अगर शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया है तो बताइए शेयर होल्डर ने शेयर्स को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट किसको भेजनी है? शेयर रजिस्ट्रार। क्लियर? अब ये था हमारा, यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपके पास 5 मिनट की ब्रेक है, आप रीडिंग कर लीजिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और MCQs करते हैं। असाइनमेंट नहीं आज की। जी अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और MCQs की डिस्कशन की तरफ। तैयार है? तो बुक्स को कर दें बंद। फिर अगर सारे कंसेप्ट आपने समझ लिया तो किताब की क्या जरूरत है? किताब को बंद कर दें, फौरन बंद करें। कोई अहम चीज अगर आपको लगी वो नोट कर लीजिएगा, वरना किताब को बंद कर दें। पहला क्वेश्चन, अलर्ट हो जाइए। कह रहे वेदर अप्रूवल ऑफ कमीशन इज रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। बताइए इस केसेस में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं? ABC Limited is registered under Companies Act 2017 and is carrying on business in Pakistan and Middle East. It is considering appointing a sole purchase agent. Sole purchase agent अपॉइंट कर सकती है। कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है? कमीशन, अच्छा एक मिनट है, जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर हो, मेजर बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर हो, उसके लिए जरूरत नहीं। ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, यस, इसीलिए इसके लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है। ये लाजमी नहीं है। आप आगे मेजर बिजनेस पाकिस्तान में है कि नहीं, ये इररिलेवेंट हो गया। क्यों? जिसकी दोनों कंडीशन पूरी हो रही हुई उसके लिए अप्रूवल जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसकी एक कंडीशन पूरी हो रही है और एक पूरी नहीं हो रही हो, अप्रूवल लाजमी। यानी इनकॉर्पोरेटेड भी पाकिस्तान से बाहर हो, मेजर बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर हो, फिर अप्रूवल जरूरी नहीं है। दोनों में से एक चीज भी अगर हो गई ना पाकिस्तान में, बिजनेस या इनकॉर्पोरेशन, अप्रूवल की जरूरत होगी। B. ABC Incorporation is registered company under the relevant laws of USA and is carrying on business in 12 different countries including some business in Pakistan. It is considering appointing a sole sale agent in Pakistan. Incorporated भी outside Pakistan है,
और मेजर का मतलब 50% से ज्यादा, वो तो कहीं ज्यादा बिजनेस पाकिस्तान से बाहर कर रही है। 12 लोकेशन में से एक पाकिस्तान में है, तो इसका मतलब है इसका कितना है 1/12 इतना बिजनेस पाकिस्तान में होगा। तो मेजर बिजनेस इसके लिए यानी क्या ये कंपनी सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है, कमीशन के अप्रूवल की जरूरत नहीं। थर्ड, XYZ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द रेलिवेंट लॉ ऑफ यूएसए and is carrying on business in 3 different countries including major portion of business in Pakistan. It is considering finding a sole distributor in Pakistan. यानी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान है लेकिन मेजर बिजनेस पाकिस्तान में। एक कंडीशन पूरी हो रही है, एक नहीं हो रही, कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसमें दोनों कंडीशन वायलेट हो रही थी, इसमें दोनों कंडीशन मीट हो रही थी, इसमें एक कंडीशन मीट हो रही है, एक वायलेट हो रही है। तो जब दोनों कंडीशन मीट हो जाएं, इनकॉर्पोरेटेड भी आउटसाइड पाकिस्तान, मेजर बिजनेस, तो फिर हमने कहा अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वरना ए और सी दोनों में अप्रूवल की जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फैसल लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स खालिद दाऊद रहमत, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलमान आरिफ अशरफ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फसी, सीईओ काशिफ, डायरेक्टर फाइनेंस। नॉर्मली डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें कह रहा है कि वो तो फिर हम उसको भी डायरेक्टर ही लेंगे। अंडर द कंपनी 2017 एडवाइस विच ऑफ द अबव डायरेक्टर आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। नॉन एग्जीक्यूटिव, हाँ, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि चूंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से ही सेलेक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट नहीं होते, इसीलिए ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों में से चेयरमैन सेलेक्ट किया जा, क्योंकि उसने नाम बताए हुए हैं। अगर हमें नाम ना बताता तो हम ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही सेलेक्ट करते, क्योंकि उस सूरत में हम एज्यूम करते कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव में भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे नाम उसने दे दिया जिससे हमें पता चल गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग कैटेगरी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलग कैटेगरी। तो असल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खालिद दाऊद रहमत ये भी चूंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ही सेलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनमें से भी चेयरमैन सेलेक्ट किया। लेकिन आईकैप के सोल्यूशन में उसने पता नहीं क्यों लेकिन कहा है सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से चेयरमैन सेलेक्ट होगा। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट में यही लिखा हुआ है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, लेकिन यह भी तो लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव से इलेक्ट होगा। इसको असल में नाम नहीं देने चाहिए थे, नाम देने से हमें पता चल गया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में शामिल नहीं है, हालांकि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए इनको भी नीचे वाली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी नीचे वाली कैटेगरी में इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? आईकैप के सोल्यूशन का हमारे साथ जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो बात आपके दिल को लगे उसको फॉलो कर लें। अगर आपको लगे नहीं सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखा जाना चाहिए, सिर्फ वही लिख लें। लेकिन अगर आपको लगे कि लिस्टेड कंपनी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी जिक्र होना चाहिए, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आल्सो स्टेट टाइम फ्रेम फॉर हिज अपॉइंटमेंट। टाइम फ्रेम फॉर हिज अपॉइंटमेंट 14 days आफ्टर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस, अभी आपको समझ आया टाइम फ्रेम फॉर अपॉइंटमेंट और ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस में फर्क है। ड्यूरेशन क्या है, टेन्योर क्या है, 3 अनलेस ही अर्लियर रिजाइंस, डिस्क्वालीफाइज, डाइज, मर गया, तो उस सूरत में पहले भी इसका टेन्योर खत्म हो सकता है, वरना नॉर्मली 3 साल है। एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडर ऑफ द बोर्ड, और रिव्यू रिपोर्ट देता है किसके ऊपर, परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड। क्लियर ये क्वेश्चन? इसमें उसने कितनी 4 चीजें पूछी थी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहां से लेंगे, टाइम फ्रेम अपॉइंटमेंट का क्या है, ड्यूरेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। 6 नंबर के लिए 4 देखो, ठीक है, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है। 11 क्लियर है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1, कोई होम असाइनमेंट नहीं है, अभी डिस्कशन होगी। आफरीदी है, टेस्ट देना, रोज टेस्ट है, पिछली दफा भी टेस्ट है। अच्छा ठीक है, रोज ही कोई ना कोई टेस्ट होगा, कोई नहीं, एमसीक्यू की डिस्कशन कंप्लीट करें ताकि कल हम नया चैप्टर स्टार्ट, फ्रेश माइंड के साथ आए, नया चैप्टर स्टार्ट करें।
कह रहा है आफरीदी, बदर, दाऊद एंड इफत owns 45%, 25%, 10% and 5% shares respectively of Splendid Mills Limited, a public unlisted company. Public unlisted communication के पास है, किसके पास? ABDIA के पास। कितने में? 45 और 25, 70, 80, 85, बाकी 15% शेयर किसके पास गए? अच्छा, दूसरे लोगों के पास होंगे, ठीक है। They were elected as SML's directors in the last election of directors as unopposed. Unopposed director पॉइंट हुए। The board appointed Anas as the chief executive of SML. डायरेक्टर में से तो नहीं है ये। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव बाहर का बंदा पॉइंट हो सकता है? Yes. However, due to Anas' unsatisfactory performance, the board has decided to remove him in the next board of director meeting. Anas will stand removed as chief executive if directors having more than 50% shareholding in SML share capital will vote against him. क्या तरीकाकार क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स स्पेशल। अच्छा, यहाँ पे किसके हिसाब से तरीकाकार पूछ रहा है? डायरेक्टर के हिसाब से, शेयर होल्डर की, कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रूल है? 3/4 मेजोरिटी। तो ये 50% वाली बात गलत है। डायरेक्टर्स हैविंग मोर देन 75% शेयर होल्डिंग इन एसएमएल, तो ये तो ठीक है ना? क्यों? डायरेक्टर के पास सिर्फ एक ही वोट होता है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में रिमूवल करनी है तो 3/4 नंबर ऑफ डायरेक्टर से रिमूव करना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव को कितने वोट से रिमूव करना पड़ेगा? हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा, जिसे पूछू कोई। हाँ, लेकिन कुछ नंबर ऑफ वोट्स हैं जो अगर वो हासिल कर लेता है तो उसे रिमूव नहीं किया जाएगा। वो नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं भाई? 1 मिनट है, नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? वो नहीं पता। वो नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? लास्ट डायरेक्टर जो है, जितने अगर उतने जितने हो जाए तो रिमूव कर दे। ये तो गलत बता रहे हैं, मुझे लग रहा है। आप ये सही बताएंगे। लास्ट डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ था उतने का वोट नहीं, ये भी मुझे लग रहा है गलत बता रहे हैं आप। हाँ, लास्ट डायरेक्टर जो सक्सेसफुल इलेक्शन में अपॉइंट हुआ है उसे जितने वोट ले ले तो फिर ये चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव नहीं किया जाएगा। मुझे हैविंग लिस्ट 1/4 3 सारे गलत। वो जो रिमूवल वाला है वो डायरेक्टर्स की रिमूवल के लिए है। चीफ एग्जीक्यूटिव की रिमूवल के लिए नंबर ऑफ वोट्स वाला, लीस्ट वाला, मोस्ट वाला कोई रूल नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव की रिमूवल के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। डायरेक्टर्स ने करनी है तो 3/4 मेजोरिटी, मेंबर्स ने करनी है तो स्पेशल। और भाईजान, डायरेक्टर्स की रिमूवल और है, चीफ एग्जीक्यूटिव की रिमूवल और है। डायरेक्टर्स की रिमूवल और है, चीफ एग्जीक्यूटिव की रिमूवल और है। जो लीस्ट नंबर वाला है वो डायरेक्टर्स की रिमूवल के लिए है, चीफ एग्जीक्यूटिव की रिमूवल के लिए नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो बी सी 3/4 डायरेक्टर्स विल वोट अगेंस्ट हिम। ये सी, ये करेक्ट है। आगे चले। अच्छा, आपने ये कितने स्टूडेंट ने सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं? आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हालांकि है, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है। सॉल्यूशन देखते ही नहीं है। सुभान अल्लाह। आज ही करेंगे तो जाएंगे, चाहे 3 क्यों ना बच जाए। अब आप जो है, मैं भी ऐसा, इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। आधा घंटा भी क्लास आगे चली जाए। हाँ, आपने जितनी गपशप लगानी है लगाएं, मैं भी तैयार हूँ। खाने का ना Subsequent chief executive of a company is required to be appointed. Subsequent chief executive of company required to be appointed by directors. 14 days. Correct, 14 days. और कैजुअल वैकेंसी हो, एमसीक्यू आएगा फिर देखेंगे, अभी देख ले। कैजुअल वैकेंसी 14 डे 21 डेज नहीं है, और वह भी उस सूरत में जब लिस्टेड कंपनी हो। अनलिस्टेड हो तो वह भी जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी एक केस में जरूरी हो जाती है, अगर वो रिमेनिंग डायरेक्टर की तादाद मिनिमम से कम। ठीक है, जल्दी करें। तो इसमें 2 में करेक्ट ऑप्शन का बी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चेयरमैन ऑफ ए लिस्टेड कंपनी? चेयरमैन मस्ट बी फ्रॉम अमंगस्ट द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं बाकी स्टेटमेंट गलत हैं? क्यों बताइएगा। कह रहा है चेयरमैन कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय पासिंग ए स्पेशल एग्रीमेंट। नहीं, मेजोरिटी के साथ भी, सिंपल मेजोरिटी से भी रिमूव हो सकता है।
सी चेयरमैन मस्ट बी फ्रॉम अमंग्स्ट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो नो नो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन इंडिपेंडेंट भी तो नॉन एग्जीक्यूटिव में से होते हैं, लेकिन सारे नॉन एग्जीक्यूटिव तो नहीं ना होते। बिल्कुल। अच्छा, डी में गलती बताइएगा, चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन, बाय डायरेक्टर्स, बाय शेयर होल्डर नहीं। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर। शाबाश। फोर्थ, which of the following officers are mandatorily required to be appointed to manage the affairs of listed company under the provisions of Companies Act? अच्छा, नोट करें, चेयरमैन सब में है, चीफ एग्जीक्यूटिव सब में है, कंपनी सेक्रेटरी सब में है। चेयरमैन रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंपनी। एवरी कंपनी हो गया तो लिस्टेड कंपनी के लिए भी जरूरी है। कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी होगा तो लिस्टेड, क्योंकि लिस्टेड पे पब्लिक कंपनी होते हैं। इसका मतलब है जो प्रॉब्लम लास्ट में है, हमने अब ये डिसाइड करना है किन की अपॉइंटमेंट, सोल परचेज एजेंट की अपॉइंटमेंट लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं है। शेयर रजिस्ट्रार इसकी लाजमी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सीएफओ। ये हाँ, लिस्टेड का तो जरूरी है ना। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, शेयर रजिस्ट्रार और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अच्छा, डी तो नहीं ना हो सकता? हेड। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब चलिए, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट का कंसेप्ट काम आता है। कितने का ख्याल है बी? हाथ उठाइए। कितनों का ख्याल है सी? शाबाश। सी तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, फ्यूचर में कोई कंसेप्ट होगा, लेकिन लिस्टेड कंपनीज का सीएफओ होता। तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? शेयर रजिस्ट्रार। ये लाजमी होता है, दोनों में से मोस्ट। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप सी भी कर देंगे तो हम ठीक मान लेंगे। आगे चलता है। 5, कमीशन में स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉर विच द डैश एंड डैश शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। चीफ फाइनेंशियल ऑफ क्या होता है? ये ऑफ, अच्छा ऑफिसर लिखते हैं। ठीक ठीक। चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, हाँ जी बी। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम पर्सन नहीं होगा, इसका सीएफओ एंड कंपनी, बाकियों के बारे में नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स टू और चेयरमैन रिपोर्ट्स टू। चले, जब एमसीक्यू आएगा तब देख लेंगे। तुम्हारा चीफ एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स टू बोर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट। 7, इन केस ऑफ ए डैश कंपनी, a chief executive, spouse and minor children are prohibited to engage in business which competes with the business of the company in which his chief executive or with the business of any of its subsidiary company। अच्छा, मुझे याद है सब्सिडरी कंपनी तो हमने उस प्रोविजन में पढ़ नहीं सके थे, पढ़ लिया था। कहाँ पढ़ा था? वो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया पड़ा था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया, ये कंपीटिंग बिजनेस वाली यार प्रोविजन आपके जहन में मिक्स क्यों हो जाती है? ये वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया था जिसमें वो सब्सिडरी की बात कर रहा था। ये चीफ है, इसमें भी सब्सिडरी कवर होती है, कवर होती है, लेकिन हम शायद लेक्चर में डिस्कस नहीं कर। अब आपको पता चल गया कंपीटिंग बिजनेस का क्राइटेरिया, जिस बिजनेस, जिस कंपनी में वो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी या जिसका मतलब है एक चीफ एग्जीक्यूटिव, जिस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, उसकी सब्सिडरी का भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता। होल्डिंग का कर सकते क्योंकि प्रोविजन में होल्डिंग मना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी, 7 की बी, पब्लिक कंपनी। 8, a chief executive shall be a person who is vested with whole or substantially the whole of the powers of the management of the affairs of the company। ये इसकी डेफिनेशन बता रहा है। Being a member of the board of directors, he reports to। तो ये भी थोड़ी देर पहले आया नहीं था, डुप्लीकेट। चलो ठीक है, 8 बी पार्ट इसका। एक मिनट है, किधर गया? सॉरी, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। A company is incorporated outside Pakistan and conducts major portion of business in Pakistan. In order to appoint sole purchase and distribution agent shall be required to obtain approval of commission। की जरूरी है कि नहीं है?
इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान से बाहर है, मेजर बिजनेस पाकिस्तान में है, ठीक है, जरूरत है। लास्ट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान conducts major portion of business outside Pakistan. In order to bind sole purchase, sale or distribution agent, it shall be required to obtain approval of. Does not require approval. क्यों? Incorporated outside पाकिस्तान है, मेजर पोर्शन भी आउटसाइड पाकिस्तान है। इतनी सी बात ही, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बिला वजह कल पे आप छोड़ रहे थे, तो कल इंशाल्लाह चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।